Welcome to my YouTube channel, The Physics विज्ञान। स्टूडेंट्स, हमने अपने 8th चैप्टर में मोशन को स्टडी करा था, लेकिन उस चैप्टर से रिलेटेड अभी भी कुछ डाउट्स हमारे माइंड में हैं, जैसे कि मोशन का कॉज क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ चेंज क्यों होती है, क्या सभी मोशंस को कोई ना कोई कॉज चाहिए, अगर हाँ तो उस कॉज का नेचर क्या है। तो हमारे 9th चैप्टर दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हम इन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने का ट्राई करेंगे। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम कंसेप्ट्स को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे और दूसरे पार्ट में इन्हीं कंसेप्ट्स को यूज करके हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे एवरीडे लाइफ में किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाने के लिए हमें कोई ना कोई एफर्ट करना पड़ता है। इसी एफर्ट को हम फोर्स बोलते हैं। अभी हम फोर्स की एक साइंटिफिक डेफिनेशन पहले रीड कर लेते हैं, फिर इसको समझते हैं क्या है। Force is a push or pull resulting from the object's interaction with another object which changes or tends to change the state of rest or state of motion of an object. अभी आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि ये पर्सन यहाँ पे डोर के साथ इसकी इंटरेक्शन हो रही है। फर्स्ट केस को हम पुश बोलते हैं और सेकंड केस को हम पुल बोलते हैं। यहाँ पे टेंड्स टू चेंज का क्या मतलब है? अगर आप एक ट्रक को पुश करोगे, क्या वो मूव करेगा? नहीं, लेकिन फोर्स तो आप वहां पर भी अप्लाई कर रहे हो ना, लेकिन वो फोर्स सफिशिएंट नहीं है एक ट्रक को मूव करने के लिए। तो आप जो एफर्ट लगाते हो, आप में और ऑब्जेक्ट में एक इंटरेक्शन होती है, जिससे या तो उस ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होगी या आप चेंज करने का ट्राई करोगे। तो इसी एफर्ट को हम क्या बोलते हैं? फोर्स। अभी फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। इसका क्या मतलब? मानो आपने कोई डोर ओपन करना है और वो डोर पुल करने पर ही ओपन होता है, मींस आप अगर अपनी तरफ फोर्स लगाओगे तभी वो खुलेगा। लेकिन अगर आप उसको पुश ही करी जा रहे हो, मींस ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगाई जा रहे हो, तो क्या वो खुलेगा? नहीं। तो फोर्स की हमेशा कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में आपको फोर्स को अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ फोर्सेस। 9th स्टैंडर्ड में हम इसको एक बिल्कुल ही बेसिक क्राइटेरिया से क्लासिफाई करेंगे। हायर क्लासेस में इसकी फर्दर टाइप्स भी होती हैं। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टाइप है बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट पर सभी डायरेक्शंस में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, जिससे वो एक दूसरे को कैंसिल करके हमारे पास नेट फोर्स जीरो आती है। तो ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता, तो बॉडी पर उसका नेट इफेक्ट जीरो आता है। जैसे कि इस तराजू के केस में देख सकते हो, अगर हम दोनों साइड्स पर सेम वेट रख दें तो तराजू किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा नहीं। सिमिलरली यहाँ पर इस बॉक्स पे ये स्टूडेंट्स एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये अप्लाइड फोर्स यहाँ पे जो सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है उसके बिल्कुल इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके नेट इफेक्ट जीरो देंगी और ये बॉक्स मूव नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी? बैलेंस्ड फोर्सेस, जो एक दूसरे को कैंसिल करके हमें नेट इफेक्ट जीरो देती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस में क्या होता है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारी फोर्स जो होती है वो ग्रेटर लग रही होती है, तो नेट जो फोर्सेस का इफेक्ट आता है वो ग्रेटर फोर्स वाली डायरेक्शन में आता है और फिर उसी डायरेक्शन में हमारा मोशन होता है। जैसे कि यहाँ पर इस सीसॉ स्विंग में आप देख सकते हो कि इस साइड पर वेट ज्यादा है ऑब्जेक्ट का और इस साइड पर वेट कम है, तो जो हमारा स्विंग है वो इस साइड नीचे को मूव करेगा। सिमिलरली इस बॉक्स के केस में यहाँ पे अप्लाइड फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स से ग्रेटर होगी, तो हमारा मोशन अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में होएगा और ये बॉक्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सारे जो एक्सेलरेटेड मोशंस होते हैं उनमें हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं और जिस डायरेक्शन में फोर्स ग्रेटर होती है उस डायरेक्शन में फिर हमारा मोशन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस।
कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है उनमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जैसे कि इस रोप पुलिंग के केस में इस रोप और इन पर्सन्स में डायरेक्ट कांटेक्ट है। सिमिलरली ये पर्सन इस बॉक्स को पुश कर रहा है और पुश करने के लिए इसको बॉक्स के साथ कांटेक्ट बनाना पड़ रहा है। सो ये फोर्सेस क्या होगी हमारे पास, कांटेक्ट फोर्सेस। नेक्स्ट हमारे पास होती है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में जो बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं, जिनमें फोर्सेस एक अप्लाई हो रही होती हैं, उनमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट केस में अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स इनके मासेस के कारण एक्ट कर रही है, लेकिन इन दोनों में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। तो ये एग्जांपल क्या होगी हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्स की। सिमिलरली कोई मैग्नेट दूर से ही किसी भी आयरन के मटेरियल को अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेगा या रिपेल कर देगा, तो उनमें भी कोई डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो डिस्टेंस पर भी फोर्स अप्लाई हो सकती है। तो इन फोर्सेस को हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नेक्स्ट हम इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले हम गैलीलियो के ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करेंगे। गैलीलियो फिजिक्स में बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट हुए हैं। इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, उसके लिए हम यहाँ पे एक सिस्टम ले रहे हैं जिसमें हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही और यहाँ पे हमने फ्रिक्शन भी ज़ीरो लिया है। मीन्स ये दोनों प्लेन्स हमारे पास फ्रिक्शनल लेस हैं और दोनों प्लेन्स की लेफ्ट और राइट साइड पे इंक्लिनेशंस भी हमने सेम ली है। मीन्स ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल, ये अगर थीटा है ये भी थीटा है। इस ऑब्जर्वेशन को स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास एनर्जी होती है वो हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है, इसको एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं। मींस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी लेकिन कांस्टेंट रहेगी। मींस काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज होएगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होएगी या वाइस वर्सा, लेकिन टोटल अमाउंट कांस्टेंट रहेगा। काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास mgh। अगर हम मास को सेम रखें तो यहाँ पे ए कांस्टेंट हो गया, तो वेरी क्या करेगी, वेलोसिटी। सेम ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मास ऑफ ऑब्जेक्ट ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे वेरी क्या करेगी, हाइट। तो इन सभी को स्टडी करके हम इस गैलीलियो के ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। अभी क्या है, हमने ये फ्रिक्शनलेस प्लेन से इस मार्बल बॉल को ड्रॉप करा, तो जैसे जैसे ये बॉल नीचे को रोल डाउन करेगी ये हाइट क्या है इसकी कम हो रही है। मीन्स यहाँ पे ये रेस्ट पे थी तो इसकी टोटल एनर्जी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट के कारण। लेकिन जब ये नीचे को मूव कर रही है ये हाइट डिक्रीज हो रही है, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होएगी, तो यहाँ पे इंक्रीज क्या होएगी, काइनेटिक एनर्जी। अभी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी में चेंज क्यों होता है, क्योंकि इस कोई एक्सेलरेशन एक्ट कर रही होगी, लेकिन यहाँ पे तो हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ले ही नहीं रहे, तो ये एक्सेलरेशन कहाँ से आ रही है, ये आ रही है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। जब ये बॉल नीचे को रोल डाउन कर रही है तो इसका मोशन भी डाउनवर्ड है और ग्रेविटी भी हमारे पास नीचे को ही एक्ट करती है, तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। इस पॉइंट पे आके हाइट जीरो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अभी यहाँ पे क्या होएगा, फिर ये बॉल दूसरे प्लेन पे ऊपर को रोल करना स्टार्ट करेगी। अब इस डायरेक्शन में मोशन हमारा अपवर्ड है लेकिन ग्रेविटी नीचे को एक्ट कर रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है, मोशन के ऑपोजिट है, तो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो जैसे ये बॉल इस प्लेन के ऊपर राइज करेगी तो हमारी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी लेकिन हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, और इस सेम हाइट पे आके जो हमारी एच थी सेम हाइट पे आके हमारी पोटेंशियल एनर्जी पहले जितनी हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो सेम यही केस हमने यहाँ पे डिफरेंट इंक्लिनेशंस के लिए करा। क्या कि हमने राइट साइड पे एंगल को, ये वाला स्लोप था उसको हमने एंगल को डिक्रीज करा, लेकिन लेफ्ट साइड पे हमने सेम इंक्लिनेशन रखी। यहाँ पे जब हमने इसको यहाँ पे और इंक्लाइंड कर दिया
तो ये वाला जो डिस्टेंस होएगा ये पहले वाले से तो ज़्यादा ही होएगा, लेकिन ये हाइट सेम है, ठीक है। तो क्या है कि जब हम इसको और इंक्लाइंड कर दिया तो बॉल को यहाँ से ड्रॉप करा, तो बॉल यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस मूव कर रही है कि एच हाइट अटेन करने के लिए। सिमिलरली अगर और इंक्लाइन करेंगे तो ये डिस्टेंस और बॉल ने मूव करा सेम हाइट एच अटेन करने के लिए। ऐसा क्यों? एनर्जी कंजर्वेशन के कारण। लेकिन जब हमने ये जो हमारा प्लेन था लेफ्ट राइट साइड वाला, इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो हमने देखा कि जब हमने यहाँ से बॉल को ड्रॉप करा तो ये रोल डाउन हुई, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? 0। और यहाँ पे आई, जब यहाँ पर तो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रही थी ग्रेविटी, जिससे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी। यहाँ पे आके वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और हाइट 0 होगी। लेकिन यहाँ पे कोई अपवर्ड मोशन तो नहीं है ना ग्रेविटी के अगेंस्ट, या ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी वर्टिकल लग रही है और हमारा मोशन हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करती। तो ये बॉल है वो इन्फिनिटी तक मूव करती रहेगी, क्योंकि उसको ये वाली हाइट अचीव करनी है। तो इस ऑब्जर्वेशन से गैलीलियो ने डिड्यूस करा कि एक ऑब्जेक्ट अगर उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगती तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहती है। न्यूटन ने गैलीलियो के इन आइडियाज को फर्दर स्टडी करा और हमें मोशन के 3 फंडामेंटल लॉज दिए। इनमें से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless compelled to change that state by applied force. In other words, all objects resist a change in their state of motion. क्या मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करती रहेगी जब तक हम बाहर से उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। ये क्या है हमारे पास? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अभी इसे समझते हैं क्यों और इनर्शिया क्या होता है उसको स्टडी करते हैं। नाउ व्हाट इज इनर्शिया? आपने जब बस में ट्रैवल करा होगा तो आपने ऑब्जर्व करा होगा कि बस जब रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करती है तो आपकी बॉडी बैकवर्ड फॉल करती है, और जब बस मूव करते हुए ब्रेक अप्लाई करती है तो आपकी बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। अभी इसे समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब मान लो ये बस इनिशियली रेस्ट पर थी, तो बस में आप थे, आप भी क्या थे? रेस्ट पर थे। बस में डायरेक्टली टच में क्या होते हैं? आपके फीट, ठीक है। तो बस एकदम से मूव करना स्टार्ट कर गई ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को, ठीक है। तो आपके फीट भी क्या हुए? फॉरवर्ड डायरेक्शन को मूव करना स्टार्ट हो गए। लेकिन धीरे से मोशन ने आपकी बॉडी के थ्रू आपकी अपर बॉडी ने भी वो मोशन एक्सपीरियंस करना था, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो आपकी ये ऊपर वाली जो अपर बॉडी है वो अभी भी रेस्ट पर रही और आपकी नीचे वाली बॉडी मूव कर गई। तो आप क्या हो गए? पीछे को फॉल कर गए, क्योंकि आपका ये वाला हिस्सा आगे को मूव कर गया। सिमिलरली जब बस क्या होती है? आगे को मूव कर रही होती है और एकदम से ब्रेक अप्लाई कर देती है, तो क्या होता है कि आपका ऊपर वाला हिस्सा अभी भी मूव कर रहा होता है, लेकिन आपके फीट क्या है? वो रेस्ट पर आ गए। अगर आपके फीट रेस्ट पर आ गए लेकिन ये वाली आपकी अपर बॉडी अभी भी मूव करती रही, तो आप क्या होंगे? यहाँ पे आगे को फॉल कर जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इनर्शिया देखते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट्स टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। जैसे कि यहाँ पे हमारी अपर बॉडी क्या थी? वो रेस्ट पर ही रही, तो ये बॉडी की टेंडेंसी थी रेस्ट पर ही रहने की, और यहाँ पे हमारी अपर बॉडी क्या? मोशन में ही रही, तो उसकी मोशन में ही रहने की टेंडेंसी, इसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। क्वांटिटेटिवली इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। अभी इसका क्या मतलब? आपने किसी साइकिल को धक्का दिया और आपने एक कार को धक्का दिया। साइकिल इजीली मूव कर जाएगा लेकिन कार इजीली मूव नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि साइकिल का मास कम होता है और कार का ज़्यादा। तो इनर्शिया हमारा मास पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। जिस बॉडी का मास ज़्यादा होएगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होएगा। तो हम बोल सकते हैं इनर्शिया इज नेचुरल टेंडेंसी
ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। जैसे कि इस एग्जांपल में हमारे पास कैरम कॉइन्स हैं, ठीक है। अगर हमने ये लास्ट वाले कॉइन को हिट करना है, ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोर्स लगा के इसको टारगेट किया लास्ट वाले को, तो ये लास्ट वाला कॉइन निकल जाएगा, ये अपर वाला पाइल एज इट इज़ ही यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अपर वाले कॉइन्स की टेंडेंसी थी अपनी सेम जो पहले वाली स्टेट है उसको एज इट इज़ रखने की। सिमिलरली यहाँ पे एक ग्लास है, उस पर हमने एक पेपर रख के कोई कॉइन रखा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, पेपर को एकदम से जर्क दिया अपने फिंगर से, तो क्या हुआ, ये पेपर कॉइन के नीचे से मूव कर गया, लेकिन कॉइन पेपर के साथ मूव नहीं करा, वो यहीं रहा। लेकिन यहाँ पे नीचे उसके स्पोर्ट नहीं बची, वो ग्लास में फॉल कर गया। यहाँ पे कॉइन इसके साथ आगे भी मूव कर सकता था ना, लेकिन इनर्शिया की वजह से उस कॉइन ने अपनी यही वाली पोजीशन रखी। तो इस सब को क्या बोलते हैं हम, इनर्शिया। इनर्शिया क्या, एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट जब मोशन में कोई भी चेंज को रिजिस्ट करती है। और हमने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी यही पढ़ा था, that an object remain in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force। तो इसी कारण से हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या देखा कि अगर बॉडी पर कोई एक्सटर्नली अनबैलेंस्ड फोर्स रिएक्ट नहीं करती तो वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगा। मीन्स बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, मतलब बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए हमें बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। अभी सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर जाने से पहले हम एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करने से पहले आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पे एक हमारे पास ट्रैक्टर है और एक हमारे पास साइकिल है। साइकिल का अगर एक्सीडेंट होता है तो चोट कम लगती है, लेकिन ट्रैक्टर या ऐसे ही बड़े व्हीकल का एक्सीडेंट जब होता है तो सामने वाले पर्सन की जान भी जा सकती है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, मास का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे जब कोई छोटी सी बुलेट जिसका मास बहुत कम होता है एक हाई वेलोसिटी से गन में निकलती है तो सामने वाले पर्सन को किल कर देती है ना। तो यहाँ पे किसका कंसेप्ट आया, वेलोसिटी का। तो न्यूटन ने मास और वेलोसिटी को कंबाइन करके हमारे पास एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करी जिसको हम मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम क्या है, the momentum p of an object is defined as product of its mass and velocity। तो हमारे पास मोमेंटम क्या है जिसको हम p से डिनोट करते हैं, p is equals to mv। मोमेंटम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे। अभी मास क्या है हमारे पास, स्केलर। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही हमारे पास मोमेंटम की होगी। और मोमेंटम के एसआई यूनिट्स क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि किलोग्राम मास के आगे और वेलोसिटी के क्या हो गए, मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास मोमेंटम के एसआई यूनिट्स क्या आ गए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको मोमेंटम समझ आया। अभी हमने क्या सीखा कि हमारे पास मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अभी इस एग्जांपल में देखिए कि इस अंकल ने इस विंग पर भी फोर्स लगाए और इस विंग पर भी फोर्स लगाई, लेकिन इसका मास क्या है, इसको हम m2 मान लेते हैं, इसको m1। हमारे पास m2 क्या है, ग्रेटर देन m1 है, ठीक है। तो इसको अंकल को ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी सेम वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए, इससे कम फोर्स पे भी चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है, क्योंकि मास और वेलोसिटी का रिलेशन हमारे पास क्या है, मोमेंटम। तो एक बॉडी का मोमेंटम चेंज करने के लिए फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, मोमेंटम से है। अभी आप दूसरी एग्जांपल लीजिए कि इस कार की बैटरी डेड है, हमें इसको स्टार्ट करना है।
आप एकदम से इसको धक्का देंगे क्या ये स्टार्ट होएगी? नहीं, आपको कुछ टाइम के लिए 10-20 सेकंड के लिए इसको धक्का देना पड़ता है, तब ये स्टार्ट होती है। स्टार्ट हुई मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हुई होगी। यहाँ पर भी क्या हुआ, मोमेंटम का कंसेप्ट आया, और यहाँ पे आप क्या फोर्स अप्लाई कर रहे हो। और फिर यहाँ से हमें क्या पता चला कि किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज करने के लिए फोर्स कितने टाइम के लिए अप्लाई हो रही है वो भी मैटर करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, एक तो फोर्स का रिलेशन मोमेंटम के साथ, लेकिन वो फोर्स कितने टाइम के लिए लग रही है वो भी मैटर करता है। तो सेकंड लॉ ने इन सबको कंबाइन करके हमें, न्यूटन ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन दिया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट the rate of change of momentum of an object is proportional to applied unbalanced force in direction of force। इसका क्या मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है डिवाइड में टाइम। चेंज बोल रही हूँ तो चेंज को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब डीपी क्या होता है हमारे पास कि पहले मान लो P1 मोमेंटम था, फिर P2 हो गया, तो P2 माइनस P1, इस चेंज को हम dP से लिखते हैं। सिमिलरली वो टाइम, ठीक है, मान लो पहले T1 था फिर T2 हो गया, तो हमारे पास dt क्या, वो चेंज इन टाइम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इंटरवल स्मॉल ले लें तो हम d या डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे आप फिजिक्स में हायर क्लासेस में समझोगे। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड unbalanced force in direction of force। नेक्स्ट हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। उसके लिए हमने क्या करा है, एक बॉडी ली है जिसका मास है m, और वो इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रही थी। तब हमने उस पर F फोर्स अप्लाई करा t टाइम के लिए, और t टाइम के बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई v। यहाँ पे क्योंकि पूरे टी टाइम के लिए हमारे पास एफ फोर्स थी जो वो कांस्टेंट रही है ना, तो ये हमारे पास क्या केस है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। हमने मोशन चैप्टर में स्टडी करा था ना, ये हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस हो गया। तो हम इलेक्ट करेंगे कि जो इनिशियल मोमेंटम है उसको हम P1 से डिनोट करेंगे और फाइनल मोमेंटम को P2 से डिनोट करेंगे। तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम क्या आया, P1। हमें पता है मोमेंटम का फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो P1 क्या आ गया हमारे पास, m, क्योंकि मास तो सेम ही है। इनिशियली वेलोसिटी क्या थी, u, और फाइनल मोमेंटम क्या आया हमारे पास, P2, दैट इज mv। तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम क्या आया, चेंज इन मोमेंटम, जिसको मैंने आपको dp से लिख कर दिखाया था ना। मैंने क्या बोला था, क्या होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पे क्या आ गया, mv माइनस mu। यहाँ पे हम m को कॉमन ले लें तो क्या आ गया, v माइनस u, ये आ गया। अभी हमें क्या पता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या देखा हमने कि अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मैंने क्या बोला था आपको कि टाइम से डिवाइड कर देना, मतलब dp बाई dt। अभी मैंने यहाँ पे आपको dt बताया क्या होता है, t2 माइनस t1, और हमारे केस में t2 क्या है t, और t1 क्या है 0। सो t माइनस 0 हमारे पास ये t ही आ जाएगा। तो dp ओवर dt हमारे पास क्या आ गया, mv माइनस u अपॉन t। और हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज a इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे ये वाली टर्म हमारे पास एक्सेलरेशन ही है ना, तो मैं इसको m इंटू ए भी लिख सकती हूँ। नाउ बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने क्या सीखा, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और हमें पता है कि हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को यहाँ से हटा के एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। सो हमारे पास f क्या आ जाएगा, k m इंटू ए। यहाँ पे ये k क्या है हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी।
तो हमारे पास फोर्स क्या आ गई, फोर्स इज इक्वल्स टू के इंटू एम इंटू ए। अभी हमें फोर्स की यूनिट्स ऐसे चूज करनी है कि के की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाए। वो कैसे, उसे देखते हैं। वन यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड as the amount of force which produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kg। मीन्स इसको मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा है कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है। वो जो हमें पीछे फॉर्मूला ड्राइव करा ना, एफ इज इक्वल्स टू के एम ए, उसी में वैल्यूज पुट करी हैं। के को मैंने एज इट इज लिख दिया, मास को मैंने 1 kg लिया इसके अकॉर्डिंग, और उसमें एक्सेलरेशन क्या आई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो इसके इक्वल ही हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरे पास के की वैल्यू 1 आ गई। तो ये फॉर्मूले से मेरे पास फोर्स क्या आ गई, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अभी पीछे हमने जो ड्राइव करा उससे हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या आ गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसमें क्योंकि मास की यूनिट किलोग्राम और यहाँ पे एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इससे हमारे पास फोर्स की यूनिट्स क्या आ गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जिसको हम एसआई यूनिट्स में न्यूटन भी बोलते हैं, और इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है, इसको समझते हैं। कि यहाँ पे जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखो आप, ठीक है, ये एलिफेंट है, इसका मास क्या होएगा, बहुत ज़्यादा होएगा। तो इसको अगर हमने मूव करवाना है, मीन्स इसको एक्सेलरेट करना है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमें अगर ज़्यादा एक्सेलरेशन देनी है तो हमें फोर्स भी क्या ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। सिमिलरली इस केस में देखो, ये क्या है, एक बच्चा है साइकिल चला रहा है ना, तो इसकी फोर्स कम लगेगी, क्यों, क्योंकि इसका मास कम है। लेकिन इसके यहाँ पे इस केस में इसके पीछे भी एक बैठा हुआ है, तो टोटल मास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो सेम एक्सेलरेशन से इस साइकिल को चलाने के लिए हमें फोर्स भी फर्दर इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मास और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे ये वाला केस देखो आप, आपने देखा होगा कि क्रिकेटर्स जब बॉल को कैच करते हैं तो वो जैसे यहाँ पे उन्होंने बॉल कैच करी, तो यहाँ पे वो अपने हैंड्स को नीचे लेके आते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अभी यहाँ पे आके तो बॉल ने रुकना ही है ना, तो यहाँ पे v तो 0 ही रहेगा, और बॉल का मास है वो भी क्या है, हमारे पास कांस्टेंट ही है ना। अभी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो भी कांस्टेंट ही रहेगी कि जिस बॉल स्पीड से बॉल को उसने कैच करा। ठीक है, तो ये सारा कुछ ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अगर उसने यहीं पे अपना हैंड स्टॉप कर दिया तो यहीं पे बॉल क्या है, स्टॉप कर जाएगी, तो ये टाइम t क्या होएगा, बहुत नेग्लिजिबल होएगा, है ना, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर टाइम बहुत कम होएगा तो यहाँ पे फोर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा होएगी, तो उसको मतलब चोट लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर वो क्या है, यहाँ पे हैंड्स को नीचे मूव करके यहाँ पे वो क्या कर रहा है, टाइम को इंक्रीज कर रहा है। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास अगर टाइम इंक्रीज होएगा तो दिस इम्प्लाइज फोर्स कम लगेगी। तो ये हमारे पास क्या थी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशंस थी। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या डिफाइन करा था, इनर्शिया। सेकंड में हमने फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करा, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। मीन्स कोई बॉडी अगर किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करती है तो वो दूसरी बॉडी उस फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर इक्वल एंड ओपोजिट फोर्स अप्लाई करती है। इनमें दोनों फोर्सेस में से किसी को भी आप एक्शन फोर्स और किसी को भी आप रिएक्शन फोर्स बोल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि रिएक्शन एंड जो एक्शन होता है वो ऑलवेज टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगता है और साइमल्टेनियसली साथ साथ में लगता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस देखो, जब कोई रॉकेट, ठीक है, रॉकेट का प्रिंसिपल क्या है, रॉकेट में से जो गैसेस निकलती हैं, ठीक है, वो एयर मॉलिक्यूल होते हैं जो उन पे फोर्स एक्सर्ट करती हैं, और जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिर रॉकेट पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिससे रॉकेट अपवर्ड मूव करता है। सिमिलरली हम अपने फुट से ग्राउंड को यहाँ पे इस तरह इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, और ग्राउंड हमें फिर रिएक्शन देता है अपवर्ड, जिसकी हेल्प से हम मूव करते हैं।
अभी आप सोच रहे होंगे कि हम तो मूव कर जाते हैं लेकिन ग्राउंड क्यों नहीं मूव करता। देखो फोर्स तो दोनों केसेस में इक्वल ही लग रही है, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी हमारा मास देखो और पूरी अर्थ का मास देखो, है ना। यहाँ से क्या आ गया, अगर हम देखें फोर्स तो कांस्टेंट ही है ना, तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ गया ना, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास मास एक्सेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमारा मास कम होता है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी जो हमें ऑब्जर्व होती है, लेकिन अर्थ का मास कितना ज़्यादा है हमारे कंपैरेटिवली, तो यहाँ पे मास ज़्यादा हो गया तो एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल होती है जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। सिमिलरली ये रिकॉइल ऑफ गन वाला केस, कि गन में से जब कोई बुलेट फायर करती है तो वो बुलेट आगे वाली डायरेक्शन में मूव करती है और फिर गन बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल करती है। थर्ड, जब हम स्विम करते हैं वाटर में तो हम वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं और वाटर फिर हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है जिससे हम आगे वाली डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशंस हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ही आगे हम ड्राइव करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारे पास सिस्टम होता है इसमें हम आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करते हैं, कि मीन्स उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती, ठीक है। तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम होता है और फाइनल मोमेंटम दोनों इक्वल होते हैं, मीन्स मोमेंटम जो टोटल मोमेंटम होता है सिस्टम का वो चेंज नहीं होता। अभी जैसे इस एग्जांपल में देखो कि हमने यहाँ पे दो बॉल्स कंसीडर करी हैं ऑफ मास m1 एंड m2। m1 एंड m2 दोनों ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग u1 एंड u2 वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। u1 वेलोसिटी जो है वो u2 से ग्रेटर है, मींस किसी पॉइंट पे आके ही इसको ओवरटेक कर सकती है क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो किसी टाइम पे जाके बाद में इसकी क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है वो इससे कोलाइड करेगी, ठीक है। तो दोनों की टक्कर हुई, फिर दोनों क्या है कोलिजन के बाद में दोबारा m1 एंड m2 b1 एंड b2 रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज से दोबारा x एक्सिस के अलोंग मूव करना स्टार्ट कर गए। तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग इस सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम होएगा वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होएगा। मोमेंटम हमें पता है क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो पहले सिस्टम का मोमेंटम होएगा वो बाद में, मीन्स मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, यही बोला ना इस लॉ ने। तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम क्या था, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम इनिशियली, दैट मीन्स m1 u1 प्लस m2 u2, और फाइनल मोमेंटम क्या था, क्योंकि वेलोसिटीज चेंज हुई तो मोमेंटम भी चेंज होएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, जो इस लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल होंगे। अभी ये लॉ हमारे पास कहाँ से आया, इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। ये डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है तो आपने अच्छे से समझनी है। यहाँ पे हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ड्राइव करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करने से पहले आपने अच्छे से लिखना है दैट लेट अस कंसीडर टू बॉल्स ऑफ मास m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2 अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m1 मास इज ग्रेटर देन m2 मास, ठीक है। ऐसे अच्छे से आपने थ्योरी में लिखना है। मैं आपको यहाँ पे इसकी डेरिवेशन बता रही हूँ। ये बिफोर कोलिजन का सीन था जैसे मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में बताया, ये आफ्टर कोलिजन वाला, ठीक है। ड्यूरिंग कोलिजन क्या था, ये दोनों एक दूसरे से टकराए m1 और m2, ठीक है। तो जो ये वाला m1 था उसने m2 पे एक फोर्स एक्सर्ट करी होगी जिसको मैं F12 बोल रही हूँ, ठीक है। और m2 ने इस पे, ठीक है, एक्सर्ट करी होगी फोर्स जिसको मैं F21, ठीक है। ये वेक्टर लिख रही हूँ क्योंकि इनकी डायरेक्शन मैटर करती है। और ये कोलिजन है वो लेट t सेकेंड के लिए, ठीक है, थी। लेट कोलिजन लास्ट 4 t सेकेंड। हमने यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी यूज़ करना है और थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी यूज़ करना है। फर्स्ट बॉल का केस लेती हूँ, ठीक है। उसका मास क्या है m1, इनिशियल वेलोसिटी थी u1 और फाइनल वेलोसिटी होगी v1। और सेकेंड बॉल में
हमारे पास मास है m2, इनिशियल वेलोसिटी थी u2 और फाइनल वेलोसिटी हो गई v2। तो यहाँ पे इसका सेकंड लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, अप्लाइड फोर्स के। ये फोर्स अप्लाई फर्स्ट वाले केस में इसने F12 है ना, और इसने किस पे अप्लाई करी, सेकंड पे। तो मैं लिख सकती हूँ ना, फर्स्ट वाले केस में F12 मेरे पास क्या आ गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन, अभी हमने ड्राइव करा था ना। क्या मैं दोबारा यहाँ पे आपको लिख देती हूँ कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल्स टू mv माइनस u अपॉन t। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v1 माइनस u1 अपॉन t, क्योंकि कोलिजन हमारी t सेकेंड के लिए लास्ट करी। सिमिलरली सेकेंड वाले केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, इस केस से हमारे पास ये वाली फोर्स जो सेकंड बॉल ने फर्स्ट पे एक्सर्ट करी, वो क्या आ गई, F21 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2 अपॉन t। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या यूज़ करा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आपने अपने एग्जाम में अगर आता है तो अच्छे से लिखना है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। ठीक है, अभी हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट। ये एक्शन एंड रिएक्शन ही है ना, इसमें से किसी को भी आप एक्शन मान लो, किसी को भी रिएक्शन। मीन्स अगर फर्स्ट बॉल ने यहाँ पे इस पे F12 फोर्स एक्सर्ट करी तो उस पे सेकेंड ने F21। तो हमारे पास क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट, सो नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। अभी इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ से फर्स्ट से हमारे पास F21 क्या आ गया, m1 v1 माइनस u1 अपॉन t इज इक्वल्स टू F21 हमारे पास इससे सेकेंड से माइनस m2 v2 माइनस u2 अपॉन t। ये t दोनों साइड में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करके अंदर मल्टीप्लाई करूँ, माइनस m1 u1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 v2, माइनस माइनस प्लस होएगा यहाँ पे m2 u2। अभी यहाँ पे हम इनिशियल वेलोसिटीज़ वाले एक साइड ले आते हैं और फाइनल वाले दूसरी साइड में। यहाँ पे ये वाली इस साइड आएगी और इसको मैं इस साइड ले जाऊँ तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से इधर लिख रही हूँ। ठीक है, आपने अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखना है। m1 v1 यहाँ पे इस साइड आएगा तो क्या आ गया, प्लस हो जाएगा m2 v2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दूसरी साइड जाके प्लस होएगा m1 u1 प्लस m2 u2। तो ये मेरे पास क्या आ गया, यही मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में बताया था ना, ये फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल। इसको आप लेफ्ट साइड राइट साइड को इंटरचेंज करके लिखो तो क्या आ गया मेरे पास, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे आपको अच्छे से साफ करके लिख देती हूँ। ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये मेरे पास क्या है, ये वाला इनिशियल मोमेंटम और ये वाला क्या है, फाइनल मोमेंटम। तो मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव हो गया ना, कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जहाँ आप बोल सकते हो कि एक सिस्टम जो हम कंसीडर करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, उसका मोमेंटम हमेशा टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। तो इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो क्या, द सम ऑफ मोमेंटा, मोमेंटम का प्लूरल है। ठीक है, दो मोमेंटम है ना यहाँ पे, तो मोमेंटा लिखा प्लूरल। द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर कोलिजन provided there is no external unbalanced force acting on them. This is called law of conservation of momentum. I hope आपको law of conservation of momentum समझ आया होगा। तो यहाँ तक हमारा
9th चैप्टर दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का कंसेप्ट पार्ट फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हमने यहाँ पे जो जो फॉर्मूले करे उनको रिवाइज करना है। वहाँ पे हमारे पास जो हमने फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करा ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।